रिफ्रैक्शन क्या देखेंगे? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन बोलते किसको है ये तो मालूम ही होगा। किसी भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से, ये ग्लास ही समझ लीजिए, ग्लास ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, रे इधर आ रहा है तो इधर चल जाएगा ये रे। ठीक है, ये टेढ़ा काय हो जाएगा भाई? आएगा ऐसे तो सीधा जाएगा नहीं। यहाँ पे भी कुछ रीजन है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो इधर से उधर पार हो जा रहा है, आर पार होने को ही बोलते हैं रिफ्रैक्शन। देखिए ये जो टेढ़ा हो जा रहा है ये रिफ्रैक्शन का ही इफेक्ट है, रिफ्रैक्शन के कारण हो जा रहा है। तो रिफ्रैक्शन के कारण और क्या क्या इफेक्ट होता है रे में, हम लोग वो देखेंगे। तो सबसे पहला इफेक्ट, इफेक्ट्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन। पहला, सबसे पहला क्या देखेंगे? बेंड हो जा रहा है, यानी कि पाथ चेंज कर ले रहा है, रे जो है पाथ चेंज कर ले रहा है। तो सबसे पहला चेंज तो यही देखेंगे कि रे जो हो क्या हो रहा है? बेंड कर जा रहा है, रे बेंड। अब किधर बेंड कर रहा है वो तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन खाली अभी ये समझिए कि बेंड कर जाएगा, यानी कि पाथ चेंज कर ले रहा है, पाथ चेंज हो रहा है यहाँ, पाथ चेंजेस ड्यू टू रिफ्रैक्शन। दूसरा क्या हो रहा है भाई? स्पीड में भी चेंज होता है। मीडियम में मीडियम मतलब समझ रहे हैं, जैसे लाइट अभी चल रहा है हवा में, तो हवा में चल रहा है तो हवा इसका मीडियम हो गया। अभी ग्लास के अंदर अगर देखिए, अगर इतना मोटा ग्लास होगा, ये ग्लास है, तो रे इसमें जा रहा है तो भाई पास करेगा, तो इतना तो ग्लास में नहीं चलना पड़ा ना इसको, तो ग्लास में चलना पड़ा तो ग्लास में इसका जो होता है स्पीड स्लो हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, कम हो जाता है, ग्लास में इसका स्पीड कम हो जाता है। तो क्या इफेक्ट हुआ रिफ्लेक्शन के कारण? स्पीड भी कम हो जा रहा है, चेंज इन स्पीड। कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है वो बाद में देखेंगे, अभी लिखेंगे चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड में भी चेंज हो रहा है। चलिए अभी थोड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं। ये दोनों इफेक्ट है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है भाई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जानने से पहले कुछ लॉज के बारे में देखेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में देखेंगे। लॉज, इसका क्या लॉ है, क्या देखेंगे? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सबसे पहला ये देखिए, इमेज से समझाते हैं। जैसे ये मान लीजिए इतना मोटा ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब बोलते हैं, स्लैब। तो रे अगर ऐसे इंसिडेंट कर रहा है इस सरफेस पे, इंसिडेंट किया, ये इंसिडेंट रे है, तो ये रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं यहाँ पे कि वापस इधर चल जाएगा। यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन होके भाई इसको आगे जाना चाहिए, ऐसे ऐसे जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए ऐसा, लेकिन जाता नहीं है। जाना तो चाहिए सीधा, लेकिन जाता नहीं। तो जाता किधर है? अगर इस पॉइंट पे, इस सरफेस पे अगर नॉर्मल डालेंगे हम लोग, नॉर्मल, नॉर्मल डाल दिए तो इसको जाना चाहिए सीधा, लेकिन ये मुड़ जाता है इधर, किधर? नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। जाना चाहिए ऐसे, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है।
ठीक है। तो होता क्या है, ये एयर है और ये ग्लास है। तो एयर क्या है, अभी रेयरर मीडियम। अभी रेयरर और डेंसर क्या होता है ये बाद में समझेंगे, थोड़ा समझ में नहीं आएगा बताएंगे। ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम से जा रहा है रे डेंसर मीडियम की ओर, तो क्या हो रहा है, रे जो है नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। ठीक है। फिर से ये डेंसर से रेयरर की ओर आने वाला है, एयर में आने वाला है ये रे, है ना। तो यहाँ अगर रे आ रहा है तो भाई जाना चाहिए इसको ऐसा, इसको ऐसा जाना चाहिए, लेकिन जाता नहीं फिर ऐसा। तो फिर क्या करेंगे, फिर से कहाँ जाएगा, तो इस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस सरफेस पे, इस पॉइंट पे। तो इस बार जब ये इधर जाने वाला रहता है, इसको जाना तो चाहिए ऐसे, मगर जब डेंसर से रेयरर की ओर आता है तो ये नॉर्मल से दूर भागता है उधर, यानी कि ऐसे आ जाएगा। जाना तो चाहिए ऐसे, लेकिन नॉर्मल से उधर चल जाएगा इधर। ये बोलते हैं इसको इमरजेंट रे, इमरजेंट रे। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा आई, वो एंगल ऑफ, इधर गया रे भाई, इधर एंगल ऑफ इमरजेंस, यानी कि ये आई, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई होता है। एंगल ऑफ इमरजेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, और ये जो हो गया इसके बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया आर, रिफ्लेक्शन है ना, यहाँ से रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन है, और इसके लिए इंसिडेंट है तो इसको I2 बोल सकते हैं, I2 ये I1। ठीक है। तो क्या देखा हम लोगों ने अभी, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर अगर जाता है रे, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है, बेंड हो जाता है। और डेंसर से रेयर की ओर जाता है अगर रे, तो नॉर्मल से अवे बेंड कर जाता है। ठीक है। तो ये पहला लॉ है, पहला लॉ लिखेंगे, सॉरी भाई ये लॉ नहीं है, यहाँ से जो हम लोग सीखे हैं इससे लॉ निकल के आता है। तो लॉ यहाँ से क्या निकल के आया, हम लोग देख रहे हैं ये एंगल और ये एंगल बराबर हो रहा है, तो वही लिखेंगे हम लोग। इसमें सबसे पहले लिखेंगे इंसिडेंट रे, जो जो मिरर में यूज किए थे हम लोग, देखिए इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल to the interface, normal to the interface of two media, मीडियम का प्लूरल है मीडिया, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, अरे भाई एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बड़ा लंबा हो गया, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। इंटरफेस ऑफ टू मीडिया मतलब एक मीडियम ये हो गया, एक मीडियम ये हो गया, इन दोनों का इंटरफेस ये वाला लाइन है। ठीक है, ये वाला लाइन इंटरफेस है। अब उस इंटरफेस में कहाँ पे डालेंगे परपेंडिकुलर, कहाँ पे डालेंगे नॉर्मल, इंसिडेंट पॉइंट पे, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी यहाँ पे इंसिडेंट कर रहा है यहाँ पे, तो इस पे नॉर्मल डालेंगे। ये वाला नॉर्मल, ये वाला इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं, लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है। दूसरा, दूसरा क्या बोल रहा है, जैसे हम लोग यहाँ क्या देख
लिखे थे, ये एंगल I1 जो था एंगल E के बराबर था, तो E को R भी बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग यहाँ E ले रहे हैं और ये I1 ले रहे हैं, तो साइन अगर दोनों का एंगल लेंगे तो इक्वल होगा भाई। तो लिखते हैं इसको वर्ड में, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस का रेशियो, शुरू में ये लिखा था, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस आर इज इक्वल या इज कांस्टेंट भाई, कांस्टेंट। यानी कि ये बोलना चाह रहा है कि साइन अगर लेते हैं आई का और साइन अगर लेते हैं ई का, तो एक कांस्टेंट निकल गया। कांस्टेंट क्या होता है भाई? इसी कांस्टेंट को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू से डिनोट करते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू। और इसी लॉ को ये बोलते हैं, एक और नाम से जानते हैं, स्नेल्स लॉ। ठीक है, इसी लॉ को, साइन आई बाई साइन आर, यहाँ पे आर लिखते हैं कभी कभी तो गड़बड़ाइएगा नहीं, ई लिख दिए यहाँ पे तो गलत हो गया। इसी एंगल को लेना है, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल। ठीक है, चलिए अभी एक वर्ड आया यहाँ पे, एक टर्म आया इधर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा यहाँ तक क्लियर कीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में देखेंगे हम लोग, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये इसको रहने देते हैं, समझने में मदद करेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट करते हैं और इसको लिखते हैं, जैसे भाई अलग अलग मीडियम का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। ये ग्लास था तो ग्लास का अलग ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, ये लिखते हैं हम लोग, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे निकाल रहे होते हैं मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो इसको ऐसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, म्यू 2 1 से लिखा, ठीक है। 2 का निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी कि 1 के अपेक्षा में 2 का क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड ऑफ लाइट से यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट से चल रहे हैं, नहीं भाई, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 का रेशियो ही देता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि यहाँ पे एयर है मीडियम 1, ये एंटर कर रहा है मीडियम 2 यानी कि ग्लास में, तो मीडियम 2 का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास चाहिए, एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ था मीडियम वन एयर, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये हो जाता है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो जब हम लोग लाइट का स्पीड लेते हैं एयर में, तो इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोलेंगे, जब हम लोग एयर में लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर से कंपेयर करेंगे तब, यानी बोलते हैं सी, इसको बोलते हैं भी, तो म्यू एब्सोल्यूट म्यू हो जाता है सी बाई बी। ठीक, अब हम लोग कुछ लेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेंस के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा, ये लास्ट टॉपिक है लेंस के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो काफी लंबा जा रहा है, तो धैर्य बना के रखिए रहिए और अंत तक बने रहिए। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारा लेंस। क्या रे भाई, इसको मिटा रही, लेंस, स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल लेंस यानी कि स्फीयर से बना हुआ लेंस। तो मेनली हम लोग दो तरह के, मेनली टू टाइप्स, कौन कौन सा, पहला इसका देखिए, दोनों तरफ का सरफेस उठा हुआ है, यानी कि इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। दोनों तरह का सरफेस धंसा हुआ है, इसको बोलेंगे कॉन्केव लेंस। बाकी और तरह के लेंस होते हैं, जैसे एक इसका प्लेन है, दूसरा उठा हुआ है, इसको बोलते हैं प्लानो कॉन्वेक्स। या फिर अगर एक ऐसा है, एक दूसरा तरफ घुसा हुआ है, एक प्लेन है एक घुसा हुआ है, इसको बोलते हैं प्लानो कॉन्केव लेंस ही। या फिर एक तरफ ऐसा भी हो सकता है, एक तरफ घुसा हुआ है और दूसरा तरफ उठा हुआ है, ऐसा, इसको बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्सो कॉनकेव, क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो कॉनकेव या कॉनकेवो कॉन्वेक्स बोल देते हैं। कॉन्वेक्सो नहीं होता है भाई, मुझको लग रहा है कॉनकेवो कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्सो कॉनकेव, चलिए मेनली हम लोग इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ेंगे, इसको नहीं पढ़ते हैं। स्फेरिकल मिरर्स के मेनली टू टाइप्स ही पढ़ेंगे हम लोग, मेनली टू टाइप्स। इसमें पहला होगा कॉन्वेक्स और दूसरा होगा कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब इस कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं इसको, और कॉनकेव लेंस बोलते हैं इसको, यानी कि स्फेरिकल लेंस जो है, इसका मतलब क्या हुआ है कि
एक स्फीयर का ही पार्ट है ये, दो स्फीयर्स के पार्ट है ये। जैसे ये देखिए, ये हो गया पहला स्फीयर, उसे ये छोटा सा पार्ट काट के निकाला गया है। और ये दूसरा स्फीयर, इससे ये छोटा सा पार्ट काट के निकाला गया है और बाद में दोनों को चिपका दिया है। तो इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस बनता है। स्फीयर के ही छोटे पार्ट है ये, इसीलिए तो स्फेरिकल लेंस बोलते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ टर्म्स जान लेंगे। जैसे इसका जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। प्रिंसिपल एक्सिस तो मालूम ही होगा, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और इसके विड्थ को बोलते हैं एपरेचर। इस विड्थ को बोलते हैं एपरेचर, कितना चौड़ा है तो बोलते हैं एपरेचर। तो कॉन्वेक्स लेंस एंड्स में इनका विड्थ कम होता है, जबकि मिडिल में इसका विड्थ ज्यादा होता है। जबकि इसके जस्ट अपोजिट कॉनकेव लेंस में इसका विड्थ मिडिल में कम होता है, जबकि एंड्स में ज्यादा होता है। सेम इसी प्रकार से यहाँ इसको भी ऑप्टिकल लेंस, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। वो क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, और ये क्या विड्थ क्या बोले? एपरेचर। एपरेचर। तो अब हम लोग इससे रे डायग्राम देखेंगे कि इससे रे डायग्राम कैसे बनता है और इमेज कैसे बनता है। इमेज इससे कैसे बनता है, ये सब डिलीट कर देते हैं। इसमें जो रेज रिफ्रैक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं? तो इसका सबसे पहला पॉइंट है कि अगर कोई रे इस लेंस के पैरेलल आ रहा है, सॉरी इसके पहले बताना था आपको कि अगर ये स्फीयर है तो इसका कोई सेंटर होगा, स्फीयर का सेंटर होगा। तो ये ले लीजिए सेंटर। तो सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को फोकस पॉइंट बोलते हैं। तो भाई ये एक स्फीयर था तो इसका भी एक सेंटर था, इधर भी एक स्फीयर तो इसका भी सेंटर होगा। मान लेते हैं कि इधर कोई सेंटर होगा ये। तो इस ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस को बोलते हैं फोकस पॉइंट। तो यहाँ पे दो दो फोकस पॉइंट हो गए, दो दो सेंटर हो गए। तो हम लोग डिनोट करते हैं F1 और F2 से और C1 और C2 से। तो जो C1 है सेंटर हमारा, यहाँ पे 2F1 बोल देते हैं क्योंकि यही डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है। तो F1 अगर ये हुआ तो ये भी F1 हो गया, F1 F1 मिलके 2F1 हो गया। और सेम इधर F2 ये है तो F2 ये भी होगा, तो ये 2F2 इसको बोल देते हैं। ठीक है, आगे कुछ इसी प्रकार से इसमें भी होगा। अगर ये स्फीयर का ही पार्ट है तो इसमें भी सेंटर होगा और इसमें भी फोकस होगा, फोकस पॉइंट होगा। तो इधर भी फोकस पॉइंट होगा और इधर भी सेंटर होगा। तो C2, इस C2 को, सॉरी C1 को 2F1 बोलते हैं, इसको 2F2 बोल देते हैं। ठीक है, अब क्या इसमें रे डायग्राम कैसे आता है? देखिए कैसे बनता है इसका। सबसे पहला, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो ये होके गुजरेगा F2 से। F2 से ये रिफ्रैक्शन है तो रिफ्रैक्ट हो जाएगा। सिमिलरली सेंटर से जो जाएगा वो सेंटर से ही गुजर के चला जाएगा, सेंटर से ही चला जाएगा सीधा। ठीक है, और तीसरा है जो फोकस से होके गुजरेगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। जो फोकस से होकर गुजरेगा, सॉरी जो फोकस से होकर रे आएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। ठीक है, इसका कन्वर्स।
ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, इन्हीं से इमेज फॉर्मेशन होगा। साथ ही इसमें भी देख लेते हैं, अगर कोई रे पैरेलल आ रहा है इस लेंस में, कॉन्केव लेंस में, तो किधर की ओर रिफ्लेक्ट करेगा, इधर की ओर नहीं, ये ऐसे रिफ्लेक्ट करता है, ऐसे रिफ्लेक्ट करता है जैसे कि, ऐसे रिफ्लेक्ट करता है जैसे कि इसको पीछे अगर एक्सटेंड किया जाए तो लगेगा कि ये F1 से होके गुजर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। और दूसरा क्या, अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है तो ऑप्टिकल सेंटर से ही गुजर जाएगा, दूसरा पॉइंट। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, ध्यान रखिएगा तीसरा पॉइंट को, क्या है, पहला कन्वर्स अगर बोलते हैं कि पैरेलल गया तो इस फोकस से होके गुजरा, तो इस फोकस से होके जाएगा तो पैरेलल जाएगा। देखिए ऐसे बना देते हैं बच्चे कि इस फोकस से होके जा रहा है तो ये पैरेलल चला जाएगा, जबकि ये गलत है, सरासर गलत है। ये ऐसा इमेज फॉर्मेशन और ये ऐसा रे डायग्राम नहीं बनता इसमें, ऐसे रे रिफ्लेक्ट नहीं करते इसमें। तो होता क्या है इसके जगह पे, ये वाली गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली होता क्या है, जो रे हमको लगता है कि फोकस पे जा रहा है, यानी कि समझ लीजिए ये रे था जो F2 पे जा रहा था, आगे चल के जाता, तो ये रे जो है आगे चल के ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाए पैरेलल, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। समझे क्या हुआ, ये थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे गलती करते हैं, तो ध्यान दीजिए। अगर ये रे लग रहा था कि F2 से होकर गुजरेगा, तब ये रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल चला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट याद रखने हैं, 3 रे डायग्राम याद रखना है, और इसी से इमेज फॉर्मेशन करवाएंगे हम लोग। चलिए अभी इमेज फॉर्मेशन का केस पढ़ते हैं, जैसे मिरर्स में पढ़े थे डिफरेंट डिफरेंट केसेस, तो लेंस में भी पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस में देखेंगे, तो इसको इरेज कर देते हैं, रे डायग्राम को भी इरेज कर देते हैं, फिर से बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहला केस कॉन्वेक्स लेंस का ही बता रहे हैं, सबसे पहला केस, केस 1, केस 1। शायद आ नहीं रहा है, इसको देखिए जरा, केस 1। ठीक है। आ रहा है। तो केस 1 क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहला केस बताए थे जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है। ये रे डायग्राम अगर स्केल से बनाइएगा तो सही बनेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये F1 मान लेते हैं, ये 2F1 है, साथ ही इधर F2 है, ये 2F2। तो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे होगा, केस 1 क्या है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो इसका इमेज कैसा बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा, यानी कि सबसे पहला पोजीशन, इसका नेचर कैसा होगा और साइज कैसा होगा, ये तीनों देखेंगे। चलिए देखिए, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो सारे रेज उससे पैरेलल आएंगे, और हम जानते हैं कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते हैं वो F2 से होकर गुजर जाते हैं, तो इमेज जो बनेगा वो F2 पे बनेगा, ठीक है। पोजीशन कहाँ होगा, F2 पे,
इमेज का पोजीशन होगा F2 पे। ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे। इसका नेचर कैसा होगा भाई? अगर ये एक्चुअली कट कर रहा है तो रियल इमेज बनेगा, रियल बनेगा। और इरेक्ट होगा या इन्वर्टेड होगा ये अभी मालूम नहीं चलेगा, क्योंकि पॉइंट साइज का है, बहुत ही छोटा है, हाईली डिमिनिश्ड। पॉइंट साइज तो रियल है और इन्वर्टेड है या इरेक्ट है तो इससे मालूम नहीं चलेगा। नेक्स्ट वाला केस देखेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा कि इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। तो केस 2 देखते हैं इसका। अब ऑब्जेक्ट को और करीब लाइए लेंस के, तो लाते हैं, करीब लाए। तो अगला जो पॉइंट होगा ये सेंटर, ओ सॉरी, इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में होगा, यानी कि समझ लीजिए कुछ इस तरह। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यानी कि ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f1, यानी कि सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में जब होगा ऑब्जेक्ट, तब इमेज कहाँ बनेगा? तो एक रे अगर पैरेलल जाएगा तो f2 से गुजर जाएगा, एरो देना मस्ट है। और दूसरा रे अगर ले लीजिए, मान लीजिए कि f1 से होकर गुजर रहा है, फोकस से होकर गुजर रहा है, फोकस से आ रहा है, तो पैरेलल गुजर जाएगा, पैरेलल चला जाएगा। ये स्केल से बनाइएगा तो सही इमेज बनेगा, पोजीशन भी सही बनेगा। तो इसका पोजीशन कहाँ होगा? इसका पोजीशन होगा F2 और 2f2 के बीच में, इधर ऐसा ही होगा। तो इसका पोजीशन कहाँ हुआ? बिटवीन F2 एंड 2f2। तो नेचर कैसा है इसका? एक्चुअली कट कर रहा है तो रियल होगा, और देखिए प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रहा है तो ये इन्वर्टेड होगा। तो भाई अगर ये इन्वर्टेड था तो ये भी इन्वर्टेड हो जाएगा। ठीक है, पता चल गया इसका नेचर, रियल और इन्वर्टेड। साइज पे आते हैं, थोड़ा सा छोटा होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, चलिए तीसरा केस पे आते हैं, इसका थर्ड केस पे। थर्ड केस क्या है इसका? थर्ड केस है इसका जब ऑब्जेक्ट सेंटर पे होगा, यानी कि 2f1 पे होगा। ये f1 है, ये दोनों डिस्टेंस सेम रहना चाहिए, ध्यान रहे। 2f1 है ये, इधर f2 है, इधर का भी डिस्टेंस सेम रहना चाहिए 2f2, तभी इमेज सही बन पाएगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा अभी यहाँ पे है, तो एक रे अगर पैरेलल जाएगा तो f2 से होके गुजर जाएगा, दूसरा रे अगर फोकस से होके जाएगा तब ये पैरेलल गुजर जाएगा। यानी कि अभी इमेज हमारा इस सेंटर पे बनने वाला है, इस सेंटर पे बनने वाला है। तो जब ऑब्जेक्ट इस सेंटर पे होगा, यानी कि 2f1 पे होगा, तो इमेज 2f2 पे बनेगा। तो पोजीशन कहाँ हो गया? एट 2f2। अच्छा, एक्चुअली कट कर रहा है तो रियल होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है तो इन्वर्टेड होगा। ये सेम साइज का होगा। साइज क्या होगा? सेम, सेम एज ऑब्जेक्ट। In this case, the size of the image will be the same as the object. ठीक है, अगला है फोर्थ केस। फोर्थ केस क्या होगा? थोड़ा और करीब लाइए, ऑब्जेक्ट को और करीब लाते हैं, यानी कि बिटवीन 2f1 एंड f1, इन दोनों के बीच में रखते हैं। ये f1 समझ लीजिए, ये
2f1 f2 2f2। तो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे है तो एक रे अगर पैरेलल जाएगा तो फोकस से होकर गुजर जाएगा, और दूसरा रे मान लीजिए कि ये सेंटर से होके जा रहा है, सेंटर से होके जा रहा है तो सेंटर से ही चला जाएगा। तो इमेज अभी 2f2 के बियॉन्ड बनेगा, उधर पार इधर 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 बन रहा है 2f2 के बियॉन्ड, ठीक है। तो पोजीशन क्या हो जाएगा इसका, बियॉन्ड 2f2, नेचर हो जाएगा इसका रियल और इन्वर्टेड, और साइज कैसा होगा इसका, अब बड़ा होने लगेगा। ठीक, जैसे जैसे करीब ला रहे हैं वैसे वैसे बड़ा हो रहा है, इमेज बड़ा हो रहा है, तो इनलार्ज हो जाएगा, इनलार्ज्ड, ठीक है। अगला केस है, नेक्स्ट केस होगा हमारा फिफ्थ केस। क्या होगा, ऑब्जेक्ट को और करीब लाएंगे f1 पे, यानी कि ऑब्जेक्ट अभी हमारा होगा एट f1, तो इमेज कहाँ बनेगा देखिएगा, ये f1 है, ये 2f1 है, f2 2f2, तो ऑब्जेक्ट अभी यहाँ है, अगर एक रे पैरेलल जाएगा तो f2 से गुजर जाएगा, और दूसरा रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो ये भी ऑप्टिकल सेंटर से ही गुजर जाएगा। तो ये तो लग रहा है कि पैरेलल जा रहा है, हाँ भाई पैरेलल ही जा रहा है। तो पैरेलल जा रहा है तो ये कहीं कट नहीं करेगा, मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पे कट करेगा, तो ऑब्जेक्ट बनेगा, सॉरी इमेज बनेगा एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा, और नेचर होगा इसका रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड होगा। और अगर इन्फिनिटी पे बन रहा है मतलब बहुत दूर जाके बन रहा है, इन्फिनिटी पे कहने का मतलब ये नहीं है कि आसमान में उधर जाके बन रहा, नहीं, इन्फिनिटी कहने का मतलब है लेंस से बहुत दूर पे जाके बन रहा है, बहुत दूर में, तो बहुत दूर में बनेगा भाई। तो जैसे देख रहे हैं दूरी बढ़ते जा रहा है तो इमेज का साइज बढ़ते जा रहा है, तो इमेज और बड़ा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हाईली इनलार्ज हो जाएगा, हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं भाई, ठीक है, हाईली इनलार्ज हुआ। नेक्स्ट केस है इसका सिक्स्थ केस, जो कि स्पेशल केस बोलते हैं इसको। जैसे मिरर में था, कॉनकेव मिरर में था, कॉन्वेक्स लेंस में था, जब ऑब्जेक्ट f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगी तब इमेज कहाँ बनेगा। देखिए अगर एक रे पैरेलल जाएगा तो f2 से गुजर जाएगा, और दूसरा अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से भेजते हैं तो ऐसा हो जाएगा। देखिए ये तो आगे चल के फैल जा रहा है, यानी कि ये तो कट करने का पॉसिबिलिटी ही नहीं है, आगे जितना फैलेगा, आगे जितना जाएगा उतना ज्यादा फैलेगा, तो आगे कट करेगा ही नहीं। तो कट कहाँ करेगा, जब इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे, पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे तो कहीं पे कट करता हुआ दिखेगा, कट करता हुआ दिखेगा। देखिए यहाँ पे कट करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। पीछे जब एक्सटेंड करते हैं तो हम लोग डॉटेड लाइन से शो करते हैं इसको, तो यहाँ पे कट कर रहा है तो इमेज लग रहा है कि 2f1 और f1 के बीच में बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ये स्पेशल केस है।
तो यहाँ पे पोजीशन हम लोग देंगे ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइड में इमेज बनेगा। और नेचर कैसा होगा, देखिए ये रे एक्चुअली कट करके नहीं बना रहा इमेज, तो वर्चुअल हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, सीधा है, तो इरेक्ट हो जाएगा, इरेक्ट माने सीधा। अच्छा ये अब क्या होगा, थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा दिख रहा है, तो इनलार्ज हो जाएगा, ये इनलार्ज, इनलार्ज हो जाएगा। ये 6 केसेस थे कॉन्वेक्स लेंस के, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ से कंक्लूड क्या कर रहे हैं हम लोग, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नियर आ रहा है, नियर टू द लेंस आ रहा है, इमेज लेंस से दूर बनता जा रहा है, दूर तो बनता ही जा रहा है, साथ ही बड़ा होते जा रहा है, बड़ा बनते जा रहा है। देखिए पॉइंट साइज का था, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हुआ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर हो गया, और यहाँ पे और भी बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। अब इसमें तो भाई हाईली लार्ज हो गया, 5 तक जो है वो साइज बढ़ेगा, लेकिन छठा जो है स्पेशल केस है, तो इसमें सब कुछ डिफरेंट हो जाएगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और बड़ा होगा, इनलार्ज होगा। तो 5 तक सब कुछ बढ़ता है, ठीक है, जैसे कि मिरर में होगा। ठीक, अब अरे क्या हो गया भाई, शायद क्लियर नहीं दिख रहा था, तो अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो समझा रहे थे उसको फिर से समझ लीजिए। देखिए अभी क्लियर दिख रहा होगा, तो इसको फिर से समझ लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे हम लोग बढ़ेंगे कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर में मात्र 2 ही केस पड़ेंगे, ओनली 2 केसेस, जैसे कि कॉन्वेक्स, सॉरी मिरर बोलते हैं, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस में मात्र 2 केस पड़ेंगे, जैसा कि कॉन्वेक्स मिरर में पड़ते थे। ये कॉनकेव लेंस का है, ये केस 1 में, केस 1 क्या है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे होगा, यानी कि लेंस से बहुत दूर में होगा, तो सेम इसी तरह से इसमें भी f1 और 2f1 होगा, और f2 और 2f2 होगा। तो जब इंफिनिटी पे होगा ऑब्जेक्ट, तो पैरेलल आएंगे रेज, और जब पैरेलल आते हैं भाई, तो पैरेलल आते हैं तो क्या होता है, f2 से गुजर जाता है, नहीं नहीं, f2 से नहीं गुजरता, पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये ऐसे गुजरता है, लगता है कि पीछे एक्सटेंड करेंगे तो f1 से होके गुजरेगा। अब ये भी पैरेलल है, तो ये भी ऐसे रिफ्रैक्ट होगा, लगेगा कि पीछे एक्सटेंड करेंगे तो, ये थोड़ा उल्टा पुल्टा बन गया, ऐसे होगा, पीछे लगेगा कि f1 पे कट कर रहा है, ठीक है, बस लगेगा, पीछे एक्सटेंड करने पे लगेगा कि यहाँ पे कट कर रहा है, ये रिफ्रैक्टेड रे तो कहीं कट करेगा नहीं, तो जो इमेज बनेगा हमारा वो वर्चुअल बनेगा, क्योंकि एक्चुअली कट नहीं कर रहा है। तो इमेज इसमें कैसा बन रहा है, सबसे पहला पोजीशन 1 कहा रहा है, फिर नेचर और फिर साइड, तो पोजीशन इसका हो जाएगा एट f1, f1 पे इमेज बनेगा, और नेचर क्या होगा, एक्चुअली कट तो कर नहीं रहा है, पीछे एक्सटेंड कर रहा है, तब लग रहा है कि कट करेगा, तो लगेगा तो भाई वर्चुअल हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। और पॉइंट साइज क्या है तो पता नहीं चलेगा इरेक्ट है या इन्वर्टेड है,
तो उसके लिए अगला केस देखेंगे। इसमें साइज क्या हो जाएगा, हाईली डिमिनिश्ड हो जाएगा, इसमें हाईली डिमिनिश्ड यानी कि पॉइंट साइज। केस टू, केस टू इसका यानी कि ऑब्जेक्ट कहीं भी इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज ऐसा बनेगा। कहीं भी ले लीजिए, ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी, मान लीजिए यहीं पे ऑब्जेक्ट, तो एक जाएगा पैरेलल, तो होके गुजरेगा भाई, लगेगा कि फोकस से गुजर रहा है, F1 से गुजर रहा है। और एक क्या, एक अगर लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से ही चला जाएगा, तो कट तो करेगा नहीं रिफ्रैक्टेड देखिए, तो क्या करेंगे, एक कट यहाँ पे करेगा, जब पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे, तो एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे कट करता हुआ दिख रहा है, कुछ ऐसा इमेज बनेगा। तो ऑब्जेक्ट से छोटा ही बनेगा और यहाँ बनेगा और इससे छोटा ही बनेगा और सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बनेगा। तो पोजीशन क्या हो जाएगा इसका, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। नेचर कैसा हो जाएगा, एक्चुअली कट नहीं कर रहा है तो वर्चुअल हो जाएगा और इरेक्ट हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, साइज स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे इरेक्ट देख रहे हैं तो इसमें भी वर्चुअल और इरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया दो केसेस कॉनकेव लेंस के, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम लोग देखेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, अब थोड़ा लेंस फार्मूला देख लेते हैं। लेंस फार्मूला क्या होता है, जैसे मिरर फार्मूला देखे थे ऐसे ही लेंस फार्मूला भी है। तो लेंस फार्मूला क्या है, लेंस फार्मूला मिरर का क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये मिरर का था, ये मिरर का था। तो लेंस का क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे माइनस आ जाता है, 1/v माइनस 1/u, ठीक है। मैग्निफिकेशन इसका देख लेते हैं, मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन यानी कि बड़ा हुआ है इमेज के छोटा हुआ ऑब्जेक्ट से। तो मैग्निफिकेशन का इसका फॉर्मूला है वही हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो से ही पता चलता है कि लार्ज हुआ है या स्मॉल हुआ है। इसको v और u के टर्म में अगर लिखेंगे तो ये होता है v/u, इमेज में होता था -v/u, इसमें v/u, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैग्निफिकेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 अगर आ गया है हम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज जो बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हाइट ऑफ इमेज जो है बड़ा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, ठीक है। इमेज का हाइट बड़ा होगा ऑब्जेक्ट के हाइट से। और अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आया, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज जो है कम होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, ठीक। यानी कि इसमें इनलार्ज हो जाएगा
और इसमें डिमिनिश हो जाएगा। और तीसरा है जब m1 आ जाएगा, यानी कि हाइट ऑफ इमेज जो होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर आ जाएगा, तो यानी कि सेम साइज का हो जाएगा, सेम साइज। ठीक है, आगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जो है पावर। पावर लेंस में पावर होता है, तो पावर को डिफाइन करेंगे अभी हम लोग। पावर का डेफिनेशन ये कहता है द डिग्री ऑफ, लिख लीजिए, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस of light ray, of a light ray by a lens। ठीक है, इसी को बोलते हैं पावर, इज कॉल्ड इट्स पावर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कोई लेंस जो है एक रे को, एक लाइट रे को कितना कन्वर्ज कर रहा है या कितना डाइवर्ज कर रहा है, इस डिग्री को बोलते हैं पावर। कितना, ठीक है, डिग्री मतलब कितना। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल को ही पावर बोलते हैं। ठीक है, इसका यूनिट होता है डायोप्टर, यानी कि पावर को हम लोग बोलते हैं डायोप्टर में मापते हैं। पावर को डायोप्टर में मापते हैं। जैसे अगर बोलते हैं लेंथ को मापते हैं मीटर किलोमीटर इसमें मापते हैं, तो पावर को हम लोग डायोप्टर में मापते हैं। जैसे बोलते हैं चश्मा का जो नंबर है, मान लीजिए कि 0.5 है, 0.5 क्या डायोप्टर, डी, डी से डिनोट करते हैं, 0.5 डायोप्टर पावर है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो एक डायोप्टर मतलब क्या हुआ इधर, देखिए फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, लेंथ अगर ऐसा यूनिट मीटर में लेते हैं तो एक डायोप्टर यानी कि 1 डायोप्टर बराबर क्या हो गया, 1 डायोप्टर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डायोप्टर का मतलब हो जाएगा पावर ऑफ द लेंस whose focal length is 1 मीटर, है ना। जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर का होगा उसी का ना पावर 1 डायोप्टर होगा। ठीक है, ये मीटर में बोल रहे हैं। ठीक है, मीटर में, ये ऐसा यूनिट में है। अगर सेंटीमीटर में होगा तो इधर 100 ले लेंगे, तो 1/100 हो जाएगा और 0.01 हो जाएगा। अच्छा, एक बात तो बताना भूल गए यहाँ पे कि ये जो फोकल लेंथ है ये किस साइड का लेंगे। जैसे किस साइड में लेंगे, कहने का मतलब है कि लेंथ अगर ये है या फिर लेंथ अगर ये है, तो फोकल लेंथ तो इसमें दो दो है, इधर भी है और इधर भी है, इसमें भी दो दो है, इधर भी है, इधर भी है। तो कौन सा फोकल लेंथ इसमें कंसीडर करेंगे हम लोग, ये या फिर ये। जैसे इमेज किधर बन रहा है, इधर बन रहा है या उधर बन रहा है, तो कौन सा है लेंथ। तो ध्यान रखिएगा, जिस साइड इमेज बनता है, जिस साइड इमेज बनता है उसी साइड का फोकल लेंथ कंसीडर करते हैं हम लोग। जैसे इसमें इमेज बन रहा था इधर, तो ये f2 कंसीडर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से f2 तक की दूरी को कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसमें
इसमें इमेज इधर की ओर बनता था, तो ये वाला कंसीडर करेंगे, कॉनकेव लेंस में f1 कंसीडर करेंगे क्योंकि इमेज इधर बन रहा था। तो इसी कारण से कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है वो पॉजिटिव में आता है। पॉजिटिव में क्यों आता है? साइन कन्वेंशन में बताए थे, ऑप्टिकल सेंटर से अगर राइट हैंड साइड की ओर डिस्टेंस ले रहे तो पॉजिटिव में लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से अगर लेफ्ट हैंड साइड की ओर अगर डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं तो ये नेगेटिव लेंगे। इसीलिए कॉनकेव लेंस का पावर नेगेटिव में होता है और कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव में होता है। जैसे ये मेरा चश्मा है, ये कॉनकेव लेंस है, इसका पावर माइनस में है, कॉनकेव लेंस का पावर माइनस में होता है। ठीक है, इसका काम है डाइवर्ज कराने का। ठीक है, अब एक और पॉइंट पावर से रिलेटेड लास्ट पॉइंट है, थोड़ा इरेज करना पड़ेगा तो इधर इरेज करते हैं। पावर से रिलेटेड अगर बहुत सारा लेंस एक के बाद एक लगाया गया ऐसा, तो नेट पावर कितना हो जाएगा, यानी कि सबको मिला देंगे, एक साथ चिपका देंगे तो पावर कितना हो जाएगा? तो नेट पावर हो जाता है जो इस लेंस का पावर था, मान लीजिए P1, इस लेंस का P2, इसका P3, इसका P4, तो सबका सम कर देंगे, यानी कि P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, ये हो जाएगा इसका नेट पावर। ठीक है, नेट पावर हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए कि बहुत सारा लेंस लगा हुआ है Pn का, तो क्या हो जाएगा, सबका सम कर देंगे तो नेट पावर निकल जाएगी। ठीक है, तो यही सब था लाइट चैप्टर में। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में हम लोग देखें, तो बाकी जो छूट गया, अगर छूटा होगा तो कमेंट कीजिएगा, उसको आगे कवर करने की कोशिश करेंगे हम लोग। चलिए, तो यहीं पे एंड करते हैं क्लास हम लोग, और जाने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें